नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका डिफेंस अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करते हैं तो डीआरडीओ के तापस ड्रोन को लेकर आ रही है। दरअसल अब डीआरडीओ का विचार है कि वो अपने इस तापस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन को, जिसे कि हम तापस BS-201 कहते हैं, अब इस प्रोजेक्ट को वो एक नए प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन पार्टनर को देने वाले हैं, जो कि इस तापस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन का उत्पादन करेगा जब इसके यूजर ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। क्योंकि अभी तापस को HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि स्पीड कम है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की फर्म को यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो तापस ड्रोन का उत्पादन भी करेंगी, साथ ही साथ इन्हें तकनीकी हस्तांतरण भी किया जाएगा इस ड्रोन का। क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आने से इन ड्रोन्स का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां, उनमें लार्सन एंड टूब्रो ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति भी व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस ड्रोन के सिस्टम और सब सिस्टम का भी निर्माण करेंगे, ताकि इसे मीडियम एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV प्रोग्राम में बदला भी जा सके। और दोस्तों, L&T ने हाल ही में ये घोषणा भी की थी कि उनकी कंपनी 15% का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करेगी एरियल ड्रोन और ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स के लिए। साथ ही वे बड़े ड्रोन्स को भी बनाएंगी जिनका इंड्योरेंस टाइम 72 घंटे का होगा। प्राइवेट सेक्टर फर्म को दोस्तों ड्रोन तकनीक देना क्या वाकई में फायदेमंद है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने अभी हाल ही में 5वीं फास्ट पेट्रोल वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा है। अब उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए 5वीं और 6ठी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की की लैंड सेरेमनी भी आयोजित की थी। 900 टन वजनी ये वेसल अपने साथ 6 लाइटवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज को भी ले जा सकता है, और इसमें 30 मिलीमीटर की नेवल गन भी लगी होगी, और साथ ही साथ 12.7 मिलीमीटर की स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन लगी होगी। यही नहीं, इस वेसल में RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, और इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सब सरफेस सर्विलांस में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि LAC से आ रही है। दोस्तों, भारत अब लद्दाख के न्योमा एयरफील्ड को फाइटर जेट ऑपरेशन के लिए अपग्रेड कर रहा है। जिस तरीके से चाइना की डिप्लॉयमेंट और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है LAC के नजदीक, ऐसे में भारत अब न्योमा में जो प्रमुख हवाई क्षेत्र हैं उनको अपग्रेड करेगा, जो कि LAC से यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, ताकि यहां से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जा सके। और खास बात यह है कि यहाँ पर तेजस और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को भी ऑपरेट किया जाएगा। जो योजना बनाई गई है उसके तहत एक 2.7 किलोमीटर का रनवे लद्दाख के न्योमा एयरफील्ड में बनाया जाएगा, और रनवे के साथ ही साथ यहाँ पर भारत का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल बड़े जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिकों और सामग्री को तेजी से पहुंचा सकेंगे। हालांकि न्योमा में जो मौजूद एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर और C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। और एक बात और है दोस्तों, न्योमा देश का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, जो कि लेह से 180 किलोमीटर की दूरी पर और 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने 92 यानी कि 92 हाई मोबिलिटी 6x6 ऑल टेरेन ऑल व्हील ड्राइव ट्रक्स का एक्सपोर्ट किया है रॉयल मोरक्कन आर्मी को, जिनका इस्तेमाल वे लोडिंग, अनलोडिंग और एमुनेशन के ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरे ऑपरेशन के लिए इनका इस्तेमाल कर सकेगी। साथ ही इनमें अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस को भी इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, जैसे कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल फायरिंग यूनिट, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारत और पाकिस्तान ने अपने उन परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे को सौंपी है जिन पर युद्ध के समय या युद्ध की स्थिति में हमला नहीं किया जा सकेगा। 3 दशक से अधिक समय से दोनों पड़ोसी देश ऐसा कर रहे हैं, और ये एक रूटीन बन चुका है। इसके पीछे दोनों देशों के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके तहत दोनों ने ये लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। दरअसल ये जो समझौता था वो 31 दिसंबर 1988 को हुआ था, और इन्हीं में से एक समझौते के तहत परमाणु ठिकानों और यंत्रों के खिलाफ हमलों को निषेध किया गया है। साथ ही 27 जनवरी 1991 में भी एक समझौता हुआ था, जो कि अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के तहत था। इसके अनुसार इन ठिकानों की जो लिस्ट है उसका आदान प्रदान भी किया जाता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दलाई लामा जी ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। साफ तौर पर दलाई लामा ने कह दिया कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास चीन कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन बौद्ध धर्म को निशाना बना रहा है, लेकिन ऐसे में वो सफल नहीं हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चाइना ने पहले भी ऐसी कोशिशें की, लेकिन वो विफल रहा। उन्होंने आगे बताया कि यह न केवल तिब्बत बल्कि चीन के लिए भी मायने रखता है। इसका सीधा असर चाइना पर पड़ता है, क्योंकि चीन भी एक बुद्धिस्ट कंट्री रह चुका है, लेकिन चीन में बौद्ध धर्म और बौद्धों का बहुत दमन और उत्पीड़न भी किया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि अब दुनिया के लोग तिब्बती बौद्ध परंपरा के बारे में जागरूक भी हो गए हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि टीटीपी को लेकर आ रही है, यानी कि तारीख तालिबान पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पाकिस्तान में अब जबरदस्त तरीके से टीटीपी ने हमला बोल दिया है और कहा यह जा रहा है कि तारीख तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का भी ऐलान कर दिया है। अब वो पूरी तरीके से पाकिस्तान पर हावी हो चुके हैं। हालात तो दोस्तों इतने गंभीर पाकिस्तान में बन चुके हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 दिनों से वहां पर हाई अलर्ट रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को तैनात किया गया है। सबकी चेकिंग की जा रही है। यही नहीं, टीटीपी ने पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में भी हमलों का दावा किया है। और 30 नवंबर को जो टीटीपी ने एक आत्मघाती हमला किया था, उसमें एक पुलिस के ट्रक को निशाना बनाया गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 26 लोग घायल हो गए थे। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरीके से गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच चुका है। अंदर के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और वक्त और हालात पाकिस्तान को वाकई में झकझोर कर रखने वाले हैं। आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, ये पाकिस्तान के कर्मों की उसको सजा मिल रही है या फिर वो जिस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रचता है ये उसका परिणाम है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो एक रिपोर्ट सामने आई है, थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि वो ईरान को लेकर है। भारत ने, आपको मालूम है कि चबहार बंदरगाह तैयार कर रखा है, जिस पर भारत की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। अब उसका फायदा चाइना ने उठाना शुरू कर दिया है और पहली बार चाइना से एक जहाज सामान लेकर वहां पर पहुंचा है। चीन का एक मालवाहक जहाज सामान लेकर सीधे ईरान के चबहार बंदरगाह पहुंचा है और इसी बंदरगाह पर, जैसे कि मैंने कहा, कि अरबों डॉलर का निवेश भारत ने किया है। यही नहीं दोस्तों, भारत की तो ये योजना भी है कि चबहार बंदरगाह के ही माध्यम से आने वाले समय में रशिया और मध्य एशिया के देशों किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया जा सके। लेकिन दोस्तों फायदा उठाना चाइना ने शुरू कर दिया है। भारत ने तो हाल ही में यहाँ पर एक शक्तिशाली क्रेन को भी भेजा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं और ईरान और चाइना के तो कई गुप्त समझौते भी हो रखे हैं। ईरान को साफ पता है कि चाइना से उसे पैसा मिलेगा, संप्रभुता जाए तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाइना को मालूम है कि दोस्तों ईरान के पास तेल का भंडार है और चाइना को सीधा यहाँ से एक बड़ा फायदा हो रहा है। चाइना का जो जहाज यहाँ पर पहुंचा है उसकी क्षमता 6500 कंटेनर की है। कहा यह जा रहा है कि जहाज को चबहार में उतारे जाने से लैंडिंग का खर्चा कम होकर $400 तक पहुंच जाएगा। साथ ही सामान भी उसके मालिक तक 10 दिन से पहले पहुंच जाएगा। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर चीन अब चबहार तक पहुंच चुका है। उधर उसने ग्वादर पर तो कब्जा कर ही रखा है पाकिस्तान के। ऐसे में भारत की पकड़ चबहार में कमजोर पड़ती जा रही है। इसका एक कारण दोस्तों खुद ईरान भी है, क्योंकि ईरान हताश होकर चाइना की शरण में जा चुका है और चाइना ने इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझ लिया है और उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इस बंदरगाह का। हालांकि भारत भी अब रशिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू करने जा रहा है, जो कि चबहार के रास्ते ही किया जाएगा। और पिछले दिनों पहली बार रूस से ईरान के रास्ते सामान भारत के मुंबई बंदरगाह पर भी पहुंचा था। इस पूरे कॉरिडोर का नाम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। आपको क्या लगता है दोस्तों, चाइना की ये जो जड़ें मजबूत हो रही हैं ईरान में, वो भारत के लिए कितनी चुनौती पैदा कर सकती हैं? और भारत यहाँ पर कहाँ पर कमजोर होता है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट की और इस्तेमाल आप करेंगे और चाइना जो कि हमारा दुश्मन है, ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, उसे कमेंट में साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल के दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।